हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में यूनिट थर्ड के फर्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस किया था। हमारा फर्स्ट लेक्चर था एसिडिफायर के बारे में। अब हम लोग सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है एंटा एसिड। फर्स्ट हमने एसिडिफायर कंप्लीट किया था। एसिडिफायर में अमोनियम क्लोराइड एंड डाइल्यूट HCl के बारे में डिस्कस किया था। अब हम सेकंड टॉपिक एंटा एसिड की तरफ चलते हैं। एंटा एसिड का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। एंटा एसिड में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद किस किस से मिलकर बना होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड। उसके बाद क्या क्या पढ़ेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। तो बिना देरी किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंटा एसिड का डेफिनेशन देखेंगे। ये पहले भी एंटा एसिड टर्म हमने क्लियर कर लिया था, एक बार और इसको देखते हैं। एंटा एसिड, एंटा मतलब होता है किसी भी चीज के जैसे एंटी या अपोजिट होना। एसिड मतलब होता है आपके GIT वाला पार्ट चल रहा है, मतलब किससे रिलेटेड होगा, HCl से रिलेटेड होगा। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। एंटा एसिड इज अ सब्सटेंस which neutralize stomach acidity and is used to treat indigestion and upset stomach। क्या होता है एंटा एसिड? स्टोमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सब्सटेंस हम लोग यूज कर रहे हैं उन्हीं को बोलते हैं हम लोग एंटा एसिड। किस किस से ट्रीटमेंट करते हैं एंटा एसिड? इनडाइजेशन से, मतलब जो खाना हम लोग खाते हैं वो सही से पच ना पा रहा हो, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा हो, मतलब इनडाइजेशन वाली कंडीशन। और अपसेट स्टोमक, अपसेट स्टोमक का मतलब होता है कि हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं होता, सही से फ्रेश ना हो पाने के कारण अपसेट हो जाता है। अपसेट ऐसा नहीं होता कि माइंड ही अपसेट होता है। अपसेट का मतलब होता है स्टोमक अपसेट, मतलब सही से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा, उसको भी बोलते हैं अपसेट स्टोमक हो जाना। इसी को बोलते हैं एंटा एसिड। एंटा एसिड आर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड, किस किस से मिलकर बना होता है? विथ वेरियस सॉल्ट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट। किस किस से मिलकर बना होता है? बहुत सारे इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है, जिसमें कॉमन कौन कौन से? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम को एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट भी एंटा एसिड में यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एंटा एसिड के बारे में। अब देखते हैं कितने टाइप के एंटा एसिड होते हैं, मतलब आपका हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ एंटा एसिड। मेनली दो टाइप के एंटा एसिड होते हैं, टू टाइप्स ऑफ एंटा एसिड। फर्स्ट है आपका सिस्टेमिक एंटा एसिड, दूसरा है आपका नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड। सिस्टेमिक एंटा एसिड के आगे लिखा है एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि सिस्टेमिक। सबसे पहले इस वर्ड को समझो, सिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है? सिस्टेमेटिक, सिस्टेमिक या सिस्टेमेटिक, ठीक है। अगर आप कोई चीज ले रहे हो, वो डायरेक्ट अगर ब्लड स्ट्रीम में जा रही है आपके, मतलब ब्लड में जाकर वो मिल रही, तो उसे को बोलेगा ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रही। और नॉन सिस्टेमिक मतलब ये आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पा रही, ठीक है, उसको बोलोगे नॉन सिस्टेमिक। ठीक है, तो ये आपका वर्ड क्लियर हो गया। सिस्टेमिक मतलब जो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाए, मतलब लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट देगी, उसी को बोलेंगे सिस्टेमिक। मतलब कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होगी जाके वो आपकी बॉडी के अंदर, इसीलिए लिखा था एब्जॉर्बेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, और नॉन सिस्टेमिक का मतलब होता है जो ब्लड स्ट्रीम में ना जा पा रही हो, मतलब नॉन एब्जॉर्बेबल प्रॉपर्टी वाली। ठीक है, तो ये वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा। तो दो टाइप के एंटा एसिड होते हैं, एक होता है सिस्टेमिक, दूसरा होता है नॉन सिस्टेमिक। अब इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? एंटा एसिड कैसा होना चाहिए? नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शुड नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन, मतलब क्या नहीं करना चाहिए? कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं करना चाहिए। अब कॉन्स्टिपेशन क्या होता है इसको देख लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज हो जाना। कब्ज हो जाना मतलब आपका पेट जैसे सही से आप लोग फ्रेश नहीं हो पा रहे हो, मोशन सही से नहीं जा पा रहे हो, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन हो जाना। मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर पेट में कब्ज हो गई, तो कब्ज नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं। लूज मोशन हो जाने के कारण हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कभी कभी हमको जैसे एसिडिटी हो गई तो एंटा एसिड दे देता है। वैसे लूज मोशन हो जाता है
तो लूज मोशन के कारण भी कहीं ना कहीं वो एंटा एसिड ऐड करता है। तो अगर एंटा एसिड का अमाउंट ज्यादा दे दिया, मतलब डोज बढ़ा के दे दिया, हाई डोज में दे दिया, तो क्या करेगा, वो कॉन्स्टिपेशन कोज कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट कोज कॉन्स्टिपेशन। थर्ड क्या है, शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल, मतलब क्या होना चाहिए, उसकी एब्जॉर्बेंस वाली प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में जाके वो लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट देगा, जो अच्छा नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है उसकी फाइन पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज कैसा होना चाहिए, फाइन होना चाहिए। फिफ्थ क्या है, इट शुड नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट, कोई सा साइड इफेक्ट कोज नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट इंटरफेयर विथ फूड एब्जॉर्प्शन, क्या नहीं करना चाहिए, आप जो भी खाना ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने अभी खाना खाया, अभी खाना खाने के बाद आपने क्या किया, एंटा एसिड खाने के कुछ टाइम पहले लेते हैं वैसे तो अगर खाने के कुछ टाइम पहले लिया और आपने जस्ट खाना खा लिया, तो अगर उसके साथ इंटरेक्शन कर गया तो क्या करेगा, एज ए कभी कभी क्या कर जाएगा, आपकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल हो जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब फूड के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि क्या मैकेनिज्म है, कैसे काम करेगा। द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज ए सिंपल एसिड बेस न्यूट्रलाइज रिएक्शन वेयर द एंटा एसिड रिएक्ट विद द स्टोमक एसिड टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर। इसको एक रिएक्शन से समझते हैं हम लोग। क्या करता है, नॉर्मल हमारे जीआईटी में क्या रहता है, HCl वाला स्टोमक के अंदर। ये क्या करेगा, मैकेनिज्म बेस के साथ रिएक्शन करेगा। बेस हो गया आपका NaOH, तो क्या करेगा, आपका बेस के साथ रिएक्शन करके यहाँ से H+Cl- ब्रेक होगा, यहाँ से Na+OH- ब्रेक होगा, और आपका क्या बनेगा, सोल्ट बन जाएगा, ठीक है, और वाटर आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, प्राइमरी मैकेनिज्म में सोल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे लिखा था, क्या लिखा था, स्टोमक एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हो गया। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड, एंटा एसिड किस किस से मिलकर बना होता है, हमारा सेकंड हेडिंग था, हमने सिलेबस में देखा था। तो देखते हैं इसमें किस किस से मिलकर बना होता है। एंटा एसिड यूज्ड टुगेदर टू रिलीव हार्टबर्न, एसिड इंडाइजेशन एंड अपसेट स्टोमक। किस किस के लिए यूज होता है, पहले भी देख लिया था हमने, इंडाइजेशन के लिए, अपसेट स्टोमक के लिए, हार्ट बर्न के लिए। कभी कभी हमको यहाँ पे जलन होता है चेस्ट के पास, तो कहीं ना कहीं किस कारण होता है, गैस बनने के कारण होता है, तो उसमें भी रिलीफ देता है। अब सिस्टेमिक एंटा एसिड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिस्टेमिक एंटा एसिड लीड टू अल्कलोसिस, किस तरफ लेके जाता है सिस्टेमिक एंटा एसिड, मैंने क्या बताया था अभी आपको, सिस्टेमिक एंटा एसिड का मतलब क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में जाएगा मतलब लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट देगा। लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट देने के कारण क्योंकि क्या है उसका एंटा एसिड प्रॉपर्टी है। एंटा एसिड प्रॉपर्टी होने के कारण एसिड के जस्ट अपोजिट काम करेगा, मतलब कहीं ना कहीं अल्कलोसिस कोज करेगा। अल्कलोसिस मतलब बेस का अमाउंट को बढ़ा देगा। तो क्या लिखा है, सिस्टेमिक एंटा एसिड लेट्स टू अल्कलोसिस, अल्कलोसिस की तरफ ले जाता है। इन केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलर, किस केस में हार्ट का एक प्रॉब्लम होता है, जिसमें हार्ट पेन होता है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, उसी को बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलर। बिकॉज ऑफ सोडियम आयन लोड देयर बाई दे आर नॉट फ्रिक्वेंटली यूज। किस कारण हो जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलर में, क्योंकि उसमें सोडियम आयन लोड हो जाते हैं, इस कारण ये प्रॉब्लम कोज करता है। अब नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड में क्या होता है, नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड आर मोर पोटेंट, क्या होते हैं, ज्यादा पोटेंट होते हैं, एंड इफेक्टिव एज कंपेयर टू सिस्टेमिक एंटा एसिड। क्या होते हैं, नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड मोर पोटेंट होते हैं क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते, ये डायरेक्ट इफेक्ट शो करते हैं कंपेयर टू सिस्टेमिक एंटा एसिड। क्योंकि सिस्टेमिक एंटा एसिड क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, धीरे धीरे इफेक्ट शो करेगा, जबकि नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड डायरेक्ट बॉडी के साथ रिएक्ट करके मोर पोटेंट होता है, ठीक है। दे आर इन मैग्नीशियम सॉल्ट, किस फॉर्म में रहते हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट फॉर्म में रहते हैं। मैग्नीशियम सॉल्ट किस किस फॉर्म में, मैग्नीशियम कार्बोनेट इज मोस्ट वाटर सोल्यूबल एंड रिएक्ट विथ HCl एट स्लो रेट। क्या करता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, वाटर में सोल्यूबल होता है, जिसके कारण क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है HCl के साथ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है स्लो सोल्युबिलिटी, क्या होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की स्लो सोल्युबिलिटी होती है, एंड हैज द पावर टू एब्जॉर्ब, इसलिए जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है।
तो ये आपका क्या हो गया, सिस्टमिक एंटी एसिड एंड नॉन सिस्टमिक एंटी एसिड के बारे में हो गया, किस किस से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है एंड इसका मोलिकुलर वेट क्या होता है, या आप मोलिकुलर वेट मैंने आप लोगों को निकालना सिखा दिया था। मोलिकुलर फॉर्मूला होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट होता, सोडियम कार्बोनेट होता तो Na2CO3 आ जाता। इसका मोलिकुलर वेट होता है 84, ठीक है। सिनोनिम क्या है इसके, किस किस नाम से बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी इसी को बोलते हैं, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, नेट्रियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसी को बोलते हैं। अब इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, पहला है इसका बाय सोलवे प्रोसेस। अब पहले भी हमने अमोनियम क्लोराइड में पढ़ा था, सोलवे प्रोसेस के द्वारा उसको भी बना रहे थे, सोडियम बाइकार्बोनेट को भी बना रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट को भी इसी के थ्रू बनाते हैं। अब सोलवे प्रोसेस में सोलवे है क्या, आपको थोड़ा सा सोलवे के बारे में डाउट क्लियर कर देता हूँ। सोलवे एक साइंटिस्ट थे, सोलवे कौन थे, साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट बोलो या केमिस्ट बोलो, मेनली केमिस्ट सही रहेगा। एक केमिस्ट थे जिन्होंने 1861 में सोलवे प्रोसेस को डेवलप किया था, सोलवे प्रोसेस को डेवलप किया था। इसी को सोडा अमोनिया प्रोसेस भी कहते हैं, इसी को बनाने के लिए इन्होंने यूज किया था, सोडा अमोनिया प्रोसेस या अमोनियम प्रोसेस भी बोलते हैं, या सोडा एस प्रोसेस भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो ये एक साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट थे, बेल्जियन केमिस्ट थे, बेल्जियन केमिस्ट थे। इन्होंने 1861 में इस प्रोसेस को खोजा, इसलिए इन्हीं के नाम पे सोलवे प्रोसेस रख लिया गया। अब सोलवे प्रोसेस से अगर हमको बनाना है सोडियम बाइकार्बोनेट तो कैसे बनाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल बाय रिएक्टिंग कोल्ड एंड concentrated solution of NaCl called brine with ammonium कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट में हम NaCl लेते हैं तो उसी को ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। NaCl रिएक्ट विथ वाटर, अमोनियम कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करेगा और अमोनियम क्लोराइड निकल जाएगा। बाय सोडियम कार्बोनेट से क्या बनाओगे, सोडियम कार्बोनेट CO2 वाटर के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। आपका कहीं ना कहीं, जैसे अमोनियम क्लोराइड हम लोगों ने पढ़ा था, अमोनियम क्लोराइड जिसमें पढ़ा था उसका भी प्रोसेस अगर बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो आप दोनों को पढ़ो तो एक साथ पढ़ना, शायद आपका थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए और ज़्यादा आपको मेहनत ना करना पड़े। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की। इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, कैसा होता है, वाइट कलर का सॉलिड होता है। सेलाइन टेस्ट होता है, इट इज हैविंग ए सेलाइन टेस्ट। सेलाइन टेस्ट का मतलब होता है जैसे नमक का टेस्ट होता है, उसी वैसे टेस्ट होता है इसका भी। इट इज सॉल्यूशन इज एल्कलाइन इन नेचर, कैसा नेचर होता है इसका, बेसिक नेचर होता है। इट इज सोल्यूबल इन वाटर, किस में सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल है। अब देख लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर एक्शन विथ हीट, मतलब अगर हीट के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, CO2 और वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं किसके साथ रिएक्शन कर जाता है, तो यहाँ किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, हीट के साथ रिएक्ट करके ब्रेक डाउन हो रहा। अब इसका यूज देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज है। इट इज मेनली यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट में, लास्ट टाइम आपको पूरा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी बता दिया था। सेकंड है, इट इज मेनली यूज्ड फॉर इट्स एसिड न्यूट्रलाइजिंग प्रॉपर्टीज, किसमें यूज होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि एंटी एसिड पड़ ही रहे तो सेकंड यूज इसका हो ही जाएगा। इट इज यूज्ड एज ए लोकल एप्लीकेंट फॉर बर्न इंसेक्ट बाय TTC, किसमें यूज होता है, बर्न में भी यूज होता है, जले हुए में भी यूज होता है, इंसेक्ट अगर खा जाए, बाइट कर जाए, ठीक है, तो उसमें भी यूज होता है। अब पढ़ते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है AlOH3, ठीक है। इसका मोलिकुलर वेट होगा 78। किस किस नाम से इसको जानते हैं, एम्बोजेल, एलुकेप, एलुटेप, एल्यूमिक एसिड, इसके अलग अलग नाम है। इसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इनटू 2 वे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल
ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ठीक है, दो टाइप के जेल के नाम से इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेगी। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज ए व्हाइट एमरफस पाउडर। ठीक है, व्हाइट कलर मतलब सफेद कलर का, एमरफस पाउडर। अब एमरफस का मतलब क्या होता है, दो टर्म होते हैं आपके, एक होता है एमरफस, एक होता है क्रिस्टलाइन। एमरफस फॉर्म या क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा इससे पहले एमरफस फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म। एमरफस फॉर्म का मतलब होता है जो वेल अरेंज ना हो। ठीक है, जो वेल अरेंज ना हो, जो अच्छे से अरेंज ना हो, मतलब जो 3 डायमेंशनल स्पेस में अच्छे से अरेंज ना हो, उसी को बोलते हैं एमरफस फॉर्म, जिसका लॉन्ग रेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक पाउडर है, पाउडर को ऐसे रख दिया आपने। ठीक है, मतलब ये एक अपने एक फॉर्म में अरेंज नहीं है, तो इसी को बोलते हैं एमरफस फॉर्म। जबकि आपने दूसरा कंपाउंड लिया, कंपाउंड को अच्छे से अरेंज करके रख दिया। ठीक है, ये आपके पास दूसरा कंपाउंड है, पूरे अरेंज सिस्टेमेटिक वे में अरेंज है, इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसका वेल अरेंज फॉर्म होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी अरेंज हो और बाहर से भी वो वेल अरेंज फॉर्म में हो, इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म। जबकि एमरफस फॉर्म में जिसका खुद का इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेम उसमें अच्छे से अरेंज ना हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं एमरफस फॉर्म, जो सिस्टेमेटिक ना हो। अब सेकंड होता है, आपको अमरफस वर्ड पता चल गया होगा। सेकंड देखते हैं, इट इज इनसोल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल। ठीक है, इट इज सोल्यूबल इन एसिड एंड एल्कली, एसिड एंड एल्कली में सोल्यूबल है, जबकि वाटर एंड एल्कोहल में इनसोल्यूबल है। इट इज एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब जिसमें दोनों प्रॉपर्टी हो, प्लस भी हो माइनस भी हो, मतलब दोनों प्रॉपर्टी हो, पॉजिटिव चार्ज भी हो नेगेटिव चार्ज भी हो, उसी को बोलते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, तो ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अब इसका यूज देख लेते हैं। यूज होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज ए एंटासिड टू रिलीव हार्ट बर्न एंड एसिड इंडाइजेशन। ठीक है, हार्ट बर्न, ठीक है, या इंडाइजेशन दोनों में यूज होता है। इट इज आल्सो यूज्ड एज ए फास्फेट बाइंडर टू हेल्प मैनेज हाइपर फास्फोटेमिया। ठीक है, किसमें यूज होता है, हाइपर फास्फोटेमिया, फास्फेट का लेवल बढ़ जाए तो उसको मैनेज करने के लिए भी क्या करता है, ये फास्फेट के साथ बाइंड हो जाता है, उस तरह भी ये हेल्प करता है हाइपर फास्फोटेमिया। इट इज यूज्ड इन डेंट्रीफाइसिस एंड इमल्सिफायर। कैसे यूज होता है ये, डेंट्रीफाइसिस एंड इमल्सिफायर की तरह यूज होता है। डेंट्रीफाइस के बारे में आपको लास्ट टाइम बता दिया था मैंने, डेंटल प्रोडक्ट में अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि कुछ वर्ड नहीं बता पा रहा है, तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। डेंटल प्रोडक्ट से रिलेटेड है आपका डेंट्रीफाइसिस, जो क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। अगर आपको पता नहीं हो तो आप यूट्यूब चैनल पे जाना, वहां पे आपको एक पूरा का पूरा वीडियो डेंटल प्रोडक्ट के बारे में मिल जाएगा। अब हमारा वर्ड आता है इमल्सिफायर। इमल्सिफायर वर्ड आपका यूज होता है इमल्सन से रिलेटेड, जिसकी 2 फेज होती है, दोनों लिक्विड फेज होती है, एक ऑयल और वाटर जो आपस में मिले ना, ये आपका नेक्स्ट ईयर का टॉपिक है सुटिक्स का, इसमें भी थोड़ा सा आप फर्स्ट सेम में थोड़ा सा पढ़ोगे, तो ये इमल्सिफायर की तरह यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगला है अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है MgOH2, इसका मोलिकुलर वेट होता है 58.3। इसको किस नाम से और जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड नाम से भी जानते हैं। अब इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है, कैसे बनाएंगे इसको, मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन NaOH से करा देंगे तो MgOH2 बन जाएगा। वैसे ही मैग्नीशियम नाइट्रेट का रिएक्शन NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे तो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इस तरह 2 तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, पहला MgCl2 की तरह, दूसरा MgNO3 की तरह। बेस के साथ रिएक्शन कर दोगे तो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, दिखने में कैसा है। ये व्हाइट कलर का होता है। इट इज एमरफस, एमरफस ये फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। एमरफस फॉर्म, फिर से आया एमरफस फॉर्म। एमरफस फॉर्म आपको ऑलरेडी बता दिया था, जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर वेल अरेंज ना हो। इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कोई सा भी हो जो वेल अरेंज फॉर्म में ना रहे, ठीक है, इसी को बोलते हैं फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जो एमरफस फॉर्म में है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी।
ये लो सोल्यूबिलिटी, कम सोल्यूबल वाटर में है, सोल्यूबल किस में, डाइल्यूट एसिड में हो जाएगा। अब इसकी देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज किस किस के साथ ये रिएक्शन कर जाता है। फर्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एज ए बेस इज रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करके MgCl2 बना लेगा। अगर इसका थर्मल डिकम्पोजिशन देखेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हीट के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और वाटर को निकाल देगा। इस तरह ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। पहला हो गई ये न्यूट्रलाइज हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा एसिड के साथ मिलके, और थर्मल डिकम्पोजिशन करेगा हीट के साथ। थर्मल मतलब होता है आपका हीट, डिकम्पोज हो रहा मतलब किसके साथ ये ब्रेक डाउन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है। अब यूज देख लेते हैं। इट इज यूज्ड एज ए लेक्सेटिव टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। कैसे यूज होता है ये, कॉन्स्टिपेशन की तरह यूज्ड एज ए लेक्सेटिव, मतलब लेक्सेटिव की तरह यूज करते हैं। किसमें रिलीफ देगा आपको, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देगा। अब लेक्सेटिव परगेटिव आपको बता दिया था, एक बार और बता देता हूँ। लेक्सेटिव, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए मतलब पेट में कब्ज हो जाए, आप सही से फ्रेश ना हो पा रहे हो, मोशन नहीं जा पा रहा है सही से, तो आप जो मेडिसिन लेते हो उनको बोलते हैं लेक्सेटिव। अगर लेक्सेटिव का डोज बढ़ा दो तो उसी को बोलते हैं परगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, आपको लॉन्ग टाइम से मोशन नहीं हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं कब्ज की दिक्कत है, कब्ज की दिक्कत है तो जो आप डल्कोफ्लेक्स लेते हो वही आपकी लेक्सेटिव। सेकंड होता है आपका इट इज यूज टू ट्रीट हार्ट बर्न। कैसा होता है, हार्ट बर्न को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। जनरल अपसेट स्टोमक के लिए यूज होता है। फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन, हार्ट बर्न होता है आपका, क्या होता है आपको गैस बन जाता है जिसके कारण कभी कभी चेस्ट पेन होने लगता है, उसी को बोलते हैं हम हार्ट बर्न वाली कंडीशन। ठीक है, अपसेट स्टोमक हो जाता है मतलब आपका स्टोमक, आपको ऐसा लगता है पेट आपका भारी भारी लग रहा है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। फीलिंग ऑफ इनडाइजेशन, फूड आपने जो खाया वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसी को बोलते हैं फीलिंग ऑफ इनडाइजेशन। तो ये आपका कौन सा यूनिट कंप्लीट हो गया, थर्ड यूनिट का सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। पहला हमने देखा था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का एसिडिफायर वाला पार्ट, अब देखा हमने एंटा एसिड वाला पार्ट। आपका थर्ड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैथार्टिक्स वाले पार्ट के बारे में। आपके कुछ लोगों के एग्जाम शायद कुछ यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेम के हो गए हैं, कुछ के नहीं हुए हैं। जिनके नहीं हुए हैं वो अच्छे से वीडियो को देख के जाना। अगर आपके लिए कुछ भी इंफॉर्मेटिव रहा हो इसमें तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।